नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि लाइव। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर पे एक नजर डालते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। 65 विधायकों के चुनावी खर्च की रिपोर्ट जारी हुई है और सबसे कम खर्च कर विधायक बने सरवत करीम अंसारी। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने किया सबसे ज्यादा खर्च और सबसे कम बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी ने खर्च किया है। कांग्रेस को मिला बीजेपी से ज्यादा दान। विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें 65 विधायकों के चुनावी खर्च की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें सबसे कम खर्च करके विधायक बने सरवत करीम अंसारी। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने सबसे ज्यादा खर्च किया है और सबसे कम बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी ने सबसे कम खर्च किया है। देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें 65 विधायकों के चुनावी खर्चों के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि सबसे कम खर्च करके विधायक बने हैं सरवत करीम और कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने सबसे ज्यादा खर्च किया है। सबसे कम बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी ने किया है और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को दान मिला। और विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने सबसे ज्यादा खर्च किया है। एडीआर ने विधानसभा चुनाव 2022 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 65 विधायकों के चुनावी खर्च के बारे में बताया गया है। तो आपको बता दें, सबसे कम खर्च कर विधायक बने सरवत करीम अंसारी और 65 विधायकों के चुनावी खर्च की ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने सबसे ज्यादा खर्च किया है और सबसे कम बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी ने किया है और कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा दान मिला। कांग्रेस को मिला बीजेपी से ज्यादा दान। तो ये विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 65 विधायकों के चुनावी खर्च की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने सबसे ज्यादा खर्च किया है और सबसे कम बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी ने किया है। इस रिपोर्ट में 65 विधायकों के चुनावी खर्च के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है, पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें सरवत करीम अंसारी ने सबसे कम खर्च किया है, तो वहीं मयूख मेहर ने सबसे अधिक खर्च किया है। कांग्रेस विधायक हैं मयूख मेहर, जिन्होंने इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खर्च किया है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, सबसे कम खर्च करके विधायक बने हैं और सबसे ज्यादा खर्च कांग्रेस विधायक की ओर से किया गया है। निश्चित तौर पर जो एडीआर की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें सभी जो यहाँ पर 65 विधायकों की रिपोर्ट जारी की गई है जी। चुनाव में किस विधायक ने कितने खर्च किए हैं, उसके तहत कांग्रेस के जो विधायक है मयूख मेहर, उन्होंने सबसे ज्यादा खर्च किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी पर सबसे कम खर्च करके विधायक बने हैं। तो ये जो रिपोर्ट है और जो चंदा लेने के मामले में जी कहा गया है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा चंदा मिला है। तो पिछली बार जो एक तरह से माहौल को देखते हुए भी चंदा मिलता है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे वापस आ सकती है, उसकी वजह से इसका फायदा मिला होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में एक परिपाटी की 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है, तो इस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को ज्यादा दान मिला है बीजेपी के मुकाबले। तो ऐसा तो नहीं कि दान ज्यादा मिला तो खर्च ज्यादा हुआ। उत्तराखंड छोटा प्रदेश है और अभी तक जो 22 साल का इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, इसमें देखा ये जाता है कि जो पार्टी एक बार सत्ता तक पहुंचती है वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करती है। और पहले से जब चुनाव घोषणा होने से पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की वापसी उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया और बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा वापस सत्ता में लौटी। और जैसा अनुमान होता है मार्केट से फीडबैक भी वैसा ही मिलता है और चंदा भी वैसा ही मिलता है।
जो व्यवसायी होते हैं या चंदा देने वाले को लगता है कि किस पार्टी की सरकार आ रही है, जिस पार्टी की संभावना ज्यादा होती है उसको चंदा ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि लोगों का जो अनुमान था उस आधार पे कांग्रेस को चंदा मिला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर राधा रतूड़ी को दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी। अपर मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, जिन्हें अध्यक्ष राजस्व परिषद की जिम्मेदारी दी गई है और अभी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं राधा रतूड़ी। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर राधा रतूड़ी को राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी आपके पास है? राधा रतूड़ी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, अपर मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जो है राजस्व परिषद उत्तराखंड का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इससे पहले जो मुख्य सचिव रहे हैं ओम प्रकाश, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद जो है राधा रतूड़ी को अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है राजस्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में दी गई है। इसके अलावा जो राधा रतूड़ी के पास अगर हम बात करें तो फिलहाल उनके पास गृह और कारागार के साथ ही जो है यूपीसीएल, यूजेबीएनएल और पिटकुल का उनके पास अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में उनका पद और बढ़ा दिया गया। हालांकि वो एसीएस हैं, यानी कि मुख्य सचिव से नीचे वाले लेवल पे हैं, और उनके अब मुख्य सचिव तक पहुंचने की जो काफी अधिक कार्यकाल उनके पास समय काफी अधिक है। तो इसको लेकर के अब उसका कद बढ़ाया गया, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का जो है अपर मुख्य सचिव बना दिया गया था, जिसके चलते उनका विभाग कम थे, और ऐसे में अब उनको ऊर्जा विभाग, गृह विभाग और कारागार के साथ ही जो है राजस्व परिषद की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी बिल्कुल रोहित, विभाग भी बढ़ाए गए हैं तो जिम्मेदारियां भी जाहिर सी बात है बढ़ी होंगी। इन जिम्मेदारियों को वो किस तरह से आगे निभाने वाली हैं? देखिए, शासन में अगर राधा रतूड़ी की बात करें तो काफी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और अपर मुख्य सचिव हैं। तो ऐसे में अब जब रिटायर हुए ओम प्रकाश, तो उनकी जगह पर जो है इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है राजस्व विभाग की। और ऐसे कह सकते हैं इससे पहले भी वो जिम्मेदारी तमाम संभाल चुकी हैं, वित्त विभाग भी संभाल चुकी हैं। तो ऐसे में राजस्व परिषद की जिम्मेदारी कुछ काफी महत्वपूर्ण नहीं होता है, और उनके लिए काफी आसान होता है कि राजस्व परिषद में भी एक अध्यक्ष के रूप में होता है। हालांकि इससे पहले भी करीब रिटायर्ड जो आईएएस अधिकारी होते थे या सीनियर आईएएस अधिकारी होते थे, उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। जी, उसी क्रम में जो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारियों के लिए। तो अगली बड़ी खबर भी आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा में मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। जी हां, श्रद्धालुओं की मौत लगातार हो रही है और अभी तक यात्रा के दौरान 114 तीर्थयात्रियों ने दम तोड़ दिया है। ऋषिकेश में भी 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, लगातार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है और अब तक करीब 114 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान ऋषिकेश में भी 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक ऋषिकेश में एक भी मृत्यु नहीं थी श्रद्धालुओं की, लेकिन अब आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ऋषिकेश में भी 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा में मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है, क्यों इस तरह से मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक यात्रा के दौरान 114 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और अब आंकड़ा धीरे धीरे ऋषिकेश की ओर भी बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में भी 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद अब ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 5 श्रद्धालुओं की मौत ऋषिकेश में भी हुई है। चारधाम यात्रा में अब तक 114 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिर कब ये मौत का सिलसिला रुकेगा, कब श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला रुकेगा? क्योंकि इस बार बताया यह भी जा रहा है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब तक कोविड की वजह से केदारनाथ धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई है, रिकॉर्ड श्रद्धालु यहां पर एक दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मौसम में भी लगातार बदलाव हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे संवाददाता रोहित सोनी का। रोहित, अब तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ अब ये ऋषिकेश तक भी पहुंच गया है। 5 श्रद्धालुओं की मौत ऋषिकेश में भी हुई है। कहां लापरवाही अब तक पकड़ में नहीं आई है? बिल्कुल
देखिए, चारधाम यात्रा में अगर हम बात करें तो अभी तक करीब 14.5 लाख जो यात्री हैं वो चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्री भी शामिल हैं। हालांकि इस चारधाम यात्रा पर लगातार जो मौतों का सिलसिला वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, यमुनोत्री धाम में 30 लोगों की मौत हो चुकी है और गंगोत्री धाम में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केदारनाथ धाम में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही बद्रीनाथ धाम में भी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और उसकी संख्या भी 23 के पार पहुंच गई है। हालांकि ऋषिकेश की अगर आप बात करें तो ऋषिकेश में करीब 15 से 20 दिन पहले ही 5 मौतें हुई थी, जो अभी बरकरार है। हालांकि उससे अधिक मौतें नहीं बढ़ी, ऋषिकेश में 5 ही मौतें हुई थी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की खासकर चारों धामों की बात करें, सबसे अधिक केदारनाथ धाम में मौत का आंकड़ा देखा जा रहा है कि 50 संख्या वहां तक पहुंच गई है और दूसरा यमुनोत्री धाम में 31 की संख्या पहुंच गई है। तो वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी लगातार राज्य सरकार आम जनता खासकर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे यही अपील कर रही है कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चारधाम की यात्रा करें। क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि अगर मैदानी क्षेत्रों के टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ जो है 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचते हैं तो वहाँ तापमान में काफी गिरावट यानी 4-5 डिग्री सेल्सियस होती है, जिससे हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती है और उससे अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी को तमाम दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जो लोग पहले से बीमार हैं या फिर किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, खासकर अगर डायबिटीज हो या फिर हृदय रोगी हो, तमाम जो लोग हैं खासकर एजेड लोग हैं, उनको सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं और उनसे यही लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि जो लोग आज चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं वह तमाम पड़ाव पर रुक करके, यानी कि जब उनकी बॉडी उस वातावरण में ढल जाए तब वह यात्रा के लिए तैयार है और तब वह आगे बढ़े और रुक रुक करके यात्रा करें। लेकिन बावजूद इसके देखा जा रहा है कि तमाम जो बीमार लोग हैं वह लोग भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी मौत हो रही है। तो इसको लेकर के राज्य सरकार लगातार इससे पहले भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की, जिसको पालन करने के तहत लगातार राज्य सरकार अपील कर रही है जनता से। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन देखिए यहाँ पर कोविड काल, जब कोविड के आंकड़े जब आने कम हुए उसके बाद चारधाम यात्रा शुरू हुई और यात्रियों के आने का जो सिलसिला है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि रिकॉर्ड यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमराती हुई नजर आ रही हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दी जा पा रही हैं, वो मेडिकल सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई पा रही हैं, जिस वजह से ये मौतें और ये जो सिलसिला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम कोविड काल की बात करें तो 2 साल वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से चारधाम की यात्रा काफी अधिक बाधित रही है, क्योंकि 2020-2021 इन दोनों सालों में चारधाम की यात्रा बहुत ही सीमित और कम संख्या के साथ चलाई गई थी। लेकिन अब 2022 में जब चारधाम की यात्रा शुरू हुई तो उस दौरान यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया कि 2 साल से तमाम यात्री चारधाम की यात्रा नहीं कर पाते, उनका हुज्म उमड़ा और वर्तमान स्थिति है कि रोजाना करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भीड़ लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, इसके लेकर के यानी व्यवस्थाएं जो चरमराई इस वजह से भी हैं क्योंकि सरकार को अनुमान था कि इस बार भीड़ काफी अधिक बढ़ेगी, लेकिन उस अनुरूप सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। तो अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो फिलहाल अब वर्तमान समय में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खासकर चारों धामों में बेहतर कर दी गई है, बावजूद इसके मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि जो यात्री आ रहे हैं, यात्री अपने खुद का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि उनकी जो मौतों का सिलसिला वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से जो है जो एडवाइजरी जारी की गई थी, एडवाइजरी में यही जिक्र किया गया था कि सभी लोग जो है हेल्थ एडवाइजरी का पालन करें और उसी के अनुरूप चारधाम की यात्रा पाए ताकि वह सुरक्षित चारधाम यात्रा करके अपने घर वापस लौटे। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने केंद्र सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को निकम्मा प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को लेकर अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देश का दुर्भाग्य है कि एक राजनीतिक दल को विपक्ष की भूमिका अच्छी निभानी चाहिए, अपने देश में निभानी चाहिए। विदेश में जाते हैं तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये देश मेरा है। एक उदाहरण मुझे याद आता है, नरसिंह राव की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश गए थे तो सबको ऐसी कल्पना से भी नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार में विपक्ष का नेता अध्यक्ष बन के जाएगा। अटल जी से पूछा गया तो विदेश में जाके अटल जी ने एक बात कही थी कि मैं देश के अंदर विपक्ष में हूँ कांग्रेस के, लेकिन बाहर मैं भारतवर्ष का
हूँ, लेकिन कांग्रेस सरकार लगातार भारतवर्ष का मान सम्मान, प्रधानमंत्री का मान सम्मान गिराने का काम कर रही है। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के टीवियों पे हीरो बनना, चाइना के टीवी पे हीरो बनना, लगातार जो वो बुलवाना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से बनाते हैं। और वो ये साफ साफ जाहिर है, आपने देखा हुआ है अय्यर जी ने भी पाकिस्तान में बैठ के षड्यंत्र रचा था कि हम मोदी जी की सरकार को गिराएंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण इनके मिलते हैं, जिनको मैं देश विरोधी कहूँगा, इनको राष्ट्रवाद, इन्हें पुनः जागृत होना चाहिए। सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत, चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत सीमांत गांव झाउपरसा बगुलिया में आदमखोर बाघ को पकड़ने में वन विभाग को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर वन विभाग की टीम द्वारा 25 मई की घटना के बाद से ही क्षेत्र में लगातार गश्त किया जा रहा है। तो वहीं बाघ को पकड़ने के लिए घटना क्षेत्र में ही पिंजड़ा तक लगा दिया गया है। साथ ही ड्रोन तथा कैमरा ट्रैप आदि के माध्यम से लगातार बाघ की लोकेशन खंगाली जा रही है, लेकिन बाघ अभी तक हत्थे नहीं चढ़ा। वहीं 13 मई और 25 मई को बाघ के हमले से हुई दर्दनाक घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी दहशत और भय का माहौल है। कई परिवार अपने घरों में ताला लगाकर घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। आदमखोर बाघ के डर से लोग ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर है। बाघ ने 13 और 25 मई को ग्रामीणों पर हमला किया था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों के अंदर डर और दहशत का माहौल है। जब हमने वास्तु स्थिति का पता किया ग्राउंड में जाके, तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि इन लोगों का जो बकुलिया में भी घर है और वहाँ पर भी इनका, जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर भी इनका एक झाला बना हुआ है। तो वहाँ पर ये खेती के पर्पज से वहाँ जाते हैं और रहते थे। बेसिकली ये लोग बकुलिया में रहते हैं। तो ऐसा प्रकरण हमने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि वो लोग दिन में खेती करने के बाद शाम को अपने घरों में लौट जा रहे हैं। अब वो रात में वहाँ पर प्रवास नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि चूंकि रिसेंट घटना हुई है तो हमारी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी आदमी जो है जंगल की तरफ ना जाए। अब चूंकि ये क्षेत्र बिल्कुल, वो जो क्षेत्र जिन घरों की बात की जा रही है वो आरक्षित वन क्षेत्र से बिल्कुल लगे हुए हैं, डैम क्षेत्र में बने हुए हैं। तो अगर वो रात को नहीं रुक रहे हैं तो वो एक तरीके से अच्छा स्टेप है। तो आदमखोर बाघ के डर से ग्रामीण अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और अब ग्रामीण अपने घरों में ताला लगाकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। बाघ ने 13 और 25 मई को हमला किया था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों के अंदर डर और दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जगह जगह पिंजड़े लगाए गए हैं, ड्रोन से और कैमरा ट्रैप करके भी बाघ की लोकेशन खंगाली जा रही है, लेकिन अभी तक बाघ वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ा है। और ऐसे में ग्रामीणों का जो डर और जो दहशत है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, लोगों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी कह रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, हमें काम पे जाना पड़ता है और ऐसे में हम डर के साए में जी रहे हैं और इस वजह से ग्रामीणों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। मजबूरी में ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 13 और 25 मई को बाघ ने ग्रामीणों पर हमला किया था।